Welcome back, dear students. Let us now start chapter 4 of 12th biology, and the title is reproductive health. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने से पहले हम समझते हैं कि हेल्थ क्या होती है. तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हेल्थ की ये डेफिनेशन दी है, जिसमें WHO कहता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को आप हेल्थ नहीं मान सकते. देयर शुड बी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. फिजिकली, मेंटली, सोशली बिल्कुल फिट होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को WHO क्या कहता है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल एस्पेक्ट्स क्या क्या है? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया वाज अमंग फर्स्ट कंट्रीज टू स्टार्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर अचीविंग सोशल गोल ऑफ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ ए सोशल गोल. फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुए 1951 में. अंडरलाइन मैंने कर दिया है क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. इंडिया में इनको बोलते हैं RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ये इसकी मैंने हिस्ट्री आपको दिखाई है. 1950 में MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये शुरू की गई थी PHCs में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में. 1951 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था. फिर ये 66 में हुआ ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम. पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है? पार्चुरेशन के बाद. 77 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. 92 में नेशनल चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम. 97 में ये जो RCH प्रोग्राम है इसका फ़ेज़ 1 शुरू हुआ था 15 अक्टूबर 1997 को. फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई 2000 में. 2001 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई. 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ. और RCH प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 1 अप्रैल 2005 को इंडिया में शुरू हुआ था. और आजकल 2013 से RCH प्रोग्राम की नई अप्रोच फॉलो की जा रही है, जिसका नाम है RMNCH+A अप्रोच. रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, ये अप्रोच है किसकी? RCH प्रोग्राम की. अब आपको इतना सब तो याद रह नहीं सकता, तो मोटा मोटा एक तो 1951 आपने याद रखना है. 97 में RCH शुरू हुआ, याद रखना है. 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और RCH फ़ेज़ 2 और RMNCH+A अप्रोच, ये चीज़ें आपने याद रखनी है. एक टर्म शुरू में ही आया है इस चैप्टर में, एमनियोसेंटेसिस. एमनियन याद कीजिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है. एमनियोसेंटेसिस एक नेटल का मतलब होता है बर्थ. प्रीनेटल बर्थ से पहले प्रीनेटल मेडिकल टेस्ट है, जिसको जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें करते क्या हैं? जो एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड था उसमें कुछ फीटल टिश्यूज़ होते हैं, उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, सिरिंज से निकाल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं. कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारी बुक में दिए हुए हैं? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया. ये 3 याद रखना, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. डाउन सिंड्रोम होती है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, मतलब 3 क्रोमोसोम होते हैं 2 की बजाय. हीमोफीलिया में X क्रोमोसोम पे नॉन फंक्शनल जीन होता है.
और सिकल सेल अनीमिया ये ऑटोजोमल है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे अगर दोनों पे ही एबनॉर्मल जीन हो जाएं तो सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। इस एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। फिर इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पता चल जाता है कि फीमेल फीटस है तो उस फीटस को अबॉर्ट करा देते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। इंडिया में ये कानूनन बैन है। ये होती है एमनियोसेंटेसिस। देख लीजिए, ये सीरीज नीडल कहाँ पहुँचाई, एमनियन के अंदर पहुँचाई, और ये एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जिसे बाद में स्टडी किया जाएगा। ये अल्ट्रासाउंड का प्रोब जिसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, इससे ये स्टडी करते हैं कि राइट पोजीशन पे नीडल पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जो जेनेटिक एमनियोसेंटेसिस है, यानी ऐसी एमनियोसेंटेसिस जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर ढूंढे जाएंगे, 15 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी पे करते हैं, क्योंकि 15 वीक से पहले की प्रेगनेंसी पे फीटल इंजरीज हो सकती हैं। यहीं पे एक टर्म कई बार पूछा हुआ है, पहले एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ होती है बार बॉडी। ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल जो डबल एक्स होती है उसमें एक बार बॉडी होती है, यानी एक एक्टिव होता है एक्स, एक इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव वाला डिफरेंटली स्टेन होता है और अलग से दिखाई देता है। तो जब माइक्रोस्कोप में वो देखते हैं तो फीमेल सेल में एक बार बॉडी नज़र आती है और मेल सेल में एक भी बार बॉडी नज़र नहीं आती है। तो बार बॉडी को यूज़ करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंडिया में बैन है। मुरे एल बार उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये बार बॉडी डिस्कवर किए थे। एक मिलता जुलता टर्म है कोर्डोसेंटेसिस, वो था एमनियोसेंटेसिस, यानी एमनियन से। कोर्डो मीन्स अम्बलाइकल कॉर्ड से सैंपल ले लो। ये देखिए, ये अम्बलाइकल कॉर्ड से सैंपल ले रहे हैं। बाकी सब कुछ इसमें सेम है जैसे एमनियोसेंटेसिस में होता है। आपने याद रखना है PUBS, इसका टेक्निकल नेम परकुटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैम्पलिंग। ये भी डायग्नोस्टिक प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट है और अम्बलाइकल कॉर्ड से ब्लड ले करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये इंडिया का और वर्ल्ड का कंपैरिजन करते हुए पॉपुलेशन का डेटा मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है कि 1900 से लेकर के आज की तारीख तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। ऑलमोस्ट 1/6 हम हमेशा रहते हैं, दैट इज़ एवरी 6th पर्सन ऑन दिस अर्थ इज़ एन इंडियन। फिर है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है, टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, यानी टोटल बर्थ कितने हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही हैं, से उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारी ग्रोथ एनसीईआरटी के मुताबिक लेस देन 2%, 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी वो है। एक्चुअली ये 1.3 है और मई 2020 में 1.1% है। वर्ल्ड की 1.05% है, यानी आलमोस्ट सिमिलर है। परसेंट का यहाँ मतलब होता है 2% मीन्स 20 पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। फिर है बर्थ रेट। बर्थ रेट को टेक्निकली बोलते हैं नेटेलिटी। मैंने बताया था नेटल मीन्स बर्थ, तो नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट। जो लेटेस्ट हमारा बर्थ रेट है दैट इज़ 17.8 पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। वर्ल्ड का 17.6 है, ये भी आलमोस्ट सिमिलर है। फिर दो टर्म हैं IMR, MMR। IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चा पैदा हुआ फिर उसकी डेथ हो गई। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पे फीमेल की डेथ हो जाना, उसे बोलते हैं MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो एनसीईआरटी के मुताबिक इसको ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो भी बोलते हैं।
इसके ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। 2018 में वर्ल्ड में था 28.9 पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी 1000 जब बच्चे पैदा हुए तो उसमें से 28.9 बच्चे कुड नॉट सर्वाइव। इंडिया में है 30, ये भी आलमोस्ट सिमिलर है। ट्रेंड अगर हम देखें तो 2011 में ये फिगर थी 43 की और 2001 में उससे पहले 64 की, यानी 64 से 43 हुए और आज 30 हो गए। खूब इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें, यानी कि मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। फिर यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1000 लाइव बर्थ्स, ज़रूरी नहीं है वो एक साल में हो, वो एक महीने में, एक दिन में, कभी भी हो सकती है। तो ये डाटा पर 1000 लाइव बर्थ्स लिया जाता है। और MMR की अगर हम बात करें, MMR कैलकुलेट होता है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, यानी 1 लाख बच्चों पे कितनी मदर्स की डेथ हो रही है पार्चुरेशन के टाइम पे। वर्ल्ड में 211 है, 2017 का डाटा अवेलेबल है ये, और 2001 में ये 342 थी। हम इसमें बहुत आगे हैं, 145 है हमारी। पहले ये 354 थी, फिर 197 हुई और अब रिड्यूस होके 145 हो गई है। तो इन प्रोग्राम्स की वजह से वी कैन सी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कंट्री की, और उसको सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। ये जो सारा डाटा वर्ल्ड लेवल पे है वो यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन डिवीज़न है, UNPD, और वर्ल्ड बैंक ये मेंटेन करते हैं। दूसरा, इस टेबल में आपको सारा डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा ये वाला डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि पॉपुलेशन 2000 में 6 बिलियन थी वर्ल्ड की, 2011 में 7.2 बिलियन थी। इंडिया की उस समय 120 करोड़ थी, आज की तारीख में 137 करोड़ है। और ये लेस देन 2% की फिगर क्योंकि NCERT में लिखी है, इसलिए हमें याद करनी पड़ेगी। एक्चुअली 1.3 है, आज की तारीख में 1.1 है। दूसरा, IMR और MMR का आपने ये याद रखना है कि कंसीडरेबल रिडक्शन इनमें हुई है। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। तो इस पॉपुलेशन को अब कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से, प्रिंट मीडिया से, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया जाता है। वॉलंटरी 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट करवाई जा रही है और मैरिजेबल एज को कानून के तहत फिक्स किया गया है। ये 2 फिगर आपने याद रखने हैं, फीमेल में 18 और मेल में 21 मिनिमम एज है जिस पे शादी हो सकती है। और कंट्रासेप्शन को प्रमोट किया जाता है। कंट्रासेप्शन की डेफिनेशन क्या है? ये एक एक्ट है ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली, खुद से। कैसे करना है? यूज़ ऑफ एनी डिवाइस, कोई डिवाइस यूज़ कर लो, मेडिकेशन, कोई मेडिसिन यूज़ कर लो, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर लो या कोई टेक्निक अडॉप्ट कर लो। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रासेप्शन। आइडियल कंट्रासेप्टिव यानी ऐसी चीज़ जो कंट्रासेप्शन कर पाए, आइडियली कैसी होनी चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हों और सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर एक्ट के साथ इंटरफियर ना करे। ये CBSE में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंट्रासेप्टिव्स कितने टाइप के हैं? तो ये हैं टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, ये आपको नाम याद रखने हैं। नेचुरल, इन्हें ट्रेडिशनल भी कहते हैं, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल कंट्रासेप्शन। अब हम करते हैं नेचुरल कंट्रासेप्टिव्स की बात। इनका प्रिंसिपल क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को मिलने ना दिया जाए नेचुरल वे में। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि कोई मेडिसिन या डिवाइस तो यूज़ हो नहीं रही नेचुरल मेथड्स में। 3 तरीके से ये अचीव किया जाता है।
ये हैं इनके तीनों के नाम। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल उसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, और लैक्टेशन एमिनोरिया LAM भी इसको बोलते हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है, जो कपल्स होते हैं दे अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फिगर है, 10 to 17। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन दिनों को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओवुलेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इन दिनों कोइटस नहीं करने से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। पीरियोडिक एब्सटिनेंस को ही रिदम मेथड भी बोलते हैं, कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, कैलेंडर रिदम मेथड भी बोलते हैं। फिर है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल ऑफ पीनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इसका क्या नाम हो गया, कोइटस इंटरप्टस। फिर है लैक्टेशन एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुएशन ना हो। जिस समय मदर बेबी को फीडिंग करती रहती है, इंटेंसली दूध पिलाती रहती है, तो उस समय कोई ओवुलेशन नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये एंटी GnRH है। एंटी GnRH होने से FSH LH भी प्रोड्यूस नहीं होते, और ये सब नहीं होता तो हमारी साइकिल भी नहीं होती। लेकिन ये मेथड इफ़ेक्टिव मिला है अप टू 6 मंथ्स, ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा हुआ है, तो ये 6 मंथ्स की फिगर भी याद रखना। ये इफ़ेक्टिव है अप टू 6 मंथ्स पार्चुरेशन के बाद। ये जितने भी नेचुरल मेथड हैं इनमें चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई होते हैं, इनमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ साहब नहीं होगी फर्टिलाइजेशन। अब सेकंड थे हमारे बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में भी वही, उनको फिजिकली स्पर्म और ओवम को नहीं मिलने देना। सबसे पहले हैं इनमें कंडोम्स, जो बनते किससे हैं, थिन रबर से या लेटेक्स शीट से। मेल में ये पीनिस को कवर करते हैं, फीमेल में ये वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं, और कोइटस से जस्ट पहले ही इनको लगाया जाता है, जिससे कि जो इजैकुलेटेड सीमेन है डज नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसलिए आगे फर्टिलाइजेशन यानी कंसेप्शन नहीं हो पाती। और NCERT में ये हमारे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये मेल कंडोम है, ये आपने याद रखना है। इससे एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं, एड्स जो है, इससे भी बचाते हैं। डिस्पोजेबल है, मीन्स सिंगल यूज़ हैं, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, इसलिए प्राइवेसी मिलती है। दूसरे हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये फीमेल में यूज़ होते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग कोइटस। ये रीयूजेबल हैं। कंडोम्स थे सिंगल यूज़, इनको रीयूज़ किया जा सकता है, और इनके साथ में जनरली स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली, फोम, ये चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को और ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके। ये NCERT पेज 60 पे डायग्राम दिए हुए हैं। 4.1A ये मेल कंडोम है, ये फीमेल कंडोम है, ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा हुआ है। तो इसकी पहचान क्या है, सिंगल रिंग मेल कंडोम, डबल रिंग फीमेल कंडोम। ये होता है डायाफ्राम, कैप, वॉल्ट, और इनके साथ यूज़ होती है स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम में एक केमिकल होता है नॉन-ऑक्सिनोल 9, ये स्पर्म्स को इमोटाइल बनाता है। देन थर्ड इज़ IUDs, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, ये एग्ज़ाम में आया था एक बार कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड कंट्रासेप्शन का कौन सा है। रिवर्सिबल हैं, सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक बार लगाइए, कई सालों तक चलता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, और बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट जैसे माइनर पेट दर्द वगैरह हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज ही इसको इंसर्ट करती हैं, खुद नहीं लगाया जा सकता।
और वेजाइना के थ्रू लगाते हैं। इनको कहाँ इम्प्लांट होती हैं आईयूडीज? नाम ही है इंट्रा यूटीराइन, यानी यूट्रस के अंदर। 3 तरीके की हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। एक होती हैं नॉन मेडिकेटेड, फिर होती हैं कॉपर रिलीजिंग, और होती हैं हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। जो नॉन मेडिकेटेड हैं, इसका एक एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है, लिपिज लूप। याद कर लीजिए, लिपिज लूप। कॉपर रिलीजिंग के 3 एग्जांपल हैं हमारी बुक में, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग के 2 एग्जांपल हैं हमारी बुक में, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ये पढ़ने में बहुत आसान लगते हैं, इनके ऊपर एक आधा क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, और वहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं दी हुई, तो थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं इनकी। ये है लिपिज लूप, डबल S, एक S दूसरा S। डॉक्टर जैक लिपिस ने 1962 में इसको बनाया था, और इनर्ट प्लास्टिक का बना होता है ये। इसमें कोई कॉपर नहीं है, कोई मेटल नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है। फिर है कॉपर टी, ये NCERT में हमारे डायग्राम भी दिया हुआ है, क्योंकि ये टी शेप्ड है, इंग्लिश का टी, इसलिए इसे बोलते हैं कॉपर टी। ये इंग्लिश का 7 है, इसलिए इसको बोल दिया कॉपर 7। और ये है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस हैं। और 375 स्क्वायर mm सरफेस एरिया है इस कॉपर का। कॉपर वायर जो लगी है, इसका सरफेस एरिया इस 375 स्क्वायर mm, इसलिए इसको नाम दे दिया मल्टी लोड 375। क्लियर? इनकी लाइफ है 7 से 10 साल दोनों की, इसकी लाइफ है 5 साल। ये हैं हमारे 2 हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टासर्ट, ये भी टी शेप्ड है, ये भी टी शेप्ड है, LNG-20। ये बनता है इथाइलिन एंड विनाइल एसीटेट, जो भी एक किस्म के प्लास्टिक हैं। इसमें टोटल होता है 38 mg प्रोजेस्टेरॉन, जो रिलीज़ होता है 65 माइक्रोग्राम पर डे, और ये 5 साल चलती है। प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टेरॉन और इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, और इंसर्ट करते हैं वहाँ से उसने उठा लिया सर्ट, प्रोजेस्टासर्ट। क्लियर हो गया? नाम याद हो जाएगा। LNG-20 कैसे नाम पड़ा? क्योंकि इसमें होता है लीवोनोरजेस्ट्रल, LNG, लीवोनोरजेस्ट्रल, इसलिए नाम है LNG। और 20 क्यों? क्योंकि 20 माइक्रोग्राम पर डे ये इस हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये भी एक काइंड का प्रोजेस्टेरॉन ही है, और इसकी लाइफ है 7 to 10 ईयर्स। उसमें था 38 mg टोटल, इसमें है 52 mg टोटल प्रोजेस्टेरॉन इन द फॉर्म ऑफ लीवोनोरजेस्ट्रल। अब नाम याद हो जाएंगे आपको, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है, और स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होकर गलती कराते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ध्यान से समझिए, ये काम कैसे करती हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। जितनी भी IUDs हैं, तीनों टाइप की जो हमने पढ़ी, वो क्या करती हैं? इंट्रायूटेराइन लगी हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं, और उस एनवायरनमेंट को बना देती हैं स्पर्मीसाइडल। साइडल का मतलब होता है जो डेथ कर दे, स्पर्म्स को डेड कर दे, स्पर्मीसाइडल। जो नॉन मेडिकेटेड IUD हैं, ये स्टेराइल इन्फ्लेमेशन करती हैं, यानी इन्फ्लेमेशन तो होगी, कोई फॉरेन बॉडी यूट्रस के अंदर गई है, लेकिन वो स्टेराइल है, यानी इन्फेक्शन नहीं है, उसमें कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं है। माइनर टिश्यू इंजरी अंदर कर देती हैं ये, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाती हैं,
और स्पर्म्स को भी वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझ करके फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है स्पर्म्स को किल कर देना। स्पर्म्स मर जाते हैं ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी सिंपल यही काम कर सकती है क्योंकि इसके पास और तो कोई चीज़ है नहीं। अब जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो ये काम तो करती ही करती है, इन एडिशन साथ में ये क्या कर रही हैं, स्पेसिफिक काम कॉपर वाली क्या करती हैं, फ्री कॉपर आयंस रिलीज करती हैं धीरे 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 धीरे। और ये कॉपर आयंस क्या करते हैं, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस है तो बायोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं यूटेराइन सिक्रीशंस में और सर्वाइकल म्यूकस में। अल्टीमेटली ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती हैं। स्पर्म कम मोटाइल हो जाता है, जब कम मोटाइल हो जाता है तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी सप्रेस हो जाती है। ये आपने याद रखना है क्योंकि नीट में 3-4 बार ये पूछा हुआ है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे फंक्शन करती है। तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करती है। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज थी वो इसके अलावा ये तो करेंगी करती क्या है, इन एडिशन यूट्रस को अनसुटेबल बनाती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। यानी स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है लेकिन यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना दिया, सर्विक्स को भी अनसुटेबल बना दिया और स्पर्म की कैपेसिटेशन को अफेक्ट कर दिया। इससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एक चीज़ और याद रखना कि जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ हैं, हार्मोन तो रिलीज़ कर रही हैं लेकिन लोकली कर रही हैं, ब्लड में सीरम में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें आगे। अब हम बात करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स की। ओरल कंट्रासेप्टिव्स टैबलेट फॉर्म में होती हैं इसलिए इनको बोलते हैं पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन या तो सिंगल होता है या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कम्बिनेशन होता है इन टैबलेट्स में। सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल हैं। मेल पिल्स आर स्टिल अंडर ट्रायल। कोई भी कमर्शियली अवेलेबल मेल कंट्रासेप्टिव पिल नहीं है। 21 दिन तक डेली खानी पड़ती है। शुरू कब करनी पड़ती है, विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मंथली साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उस जब जैसे शुरू हुई तो फर्स्ट 5 डेज में इसको शुरू करते हैं और 21 दिन तक इसको लेना पड़ता है हार्मोन वाली को। साथ में फिर 7 दिन नेक्स्ट 7 डेज जो है आयरन के सप्लीमेंट की टैबलेट भी साथ में मिलती है, वो 7 दिन वो खाते हैं। फिर 28 दिन हो गए, 29वें दिन से ये प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। सेम पैटर्न में रिपीट करते हैं टिल द फीमेल डिज़ायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं ये हार्मोन बेस्ड हैं, तो ये करते क्या हैं, ये ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर दिया। आईयूडीज तक हमने बात की थी कि स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट कर दिया साहब, फैगोसाइटोसिस कर दी स्पर्म की, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर दी या इम्प्लांटेशन नहीं होने दी। ओरल कंट्रासेप्टिव लेने से क्या है कि ओवुलेशन ही इनहिबिट हो जाएगी और इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को भी ये चेंज कर देता है जिससे स्पर्म की एंट्री कम हो पाती है। वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। माला डी और माला एन इनके एग्जाम्पल हैं ओरल कंट्रासेप्टिव हार्मोन वालियों के। माला डी माला एन दोनों में सेम ही हार्मोन्स होते हैं, सेम कॉम्पोजिशन है। एक जो है फ्री मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू और एक कमर्शियली अवेलेबल होती है। ओरल कंट्रासेप्टिव सबसे पहले 1951 में कार्ल जेरासी ने यूज़ किया था नॉरेथिंड्रोन, और फर्स्ट बर्थ कंट्रोल पिल बनाई थी जो ओवुलेशन को भी इनहिबिट करती थी, वेजाइनल फ्लूइड को थिक कर देती थी, विस्कस कर देती थी और फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी। ये देख लीजिए 21 गोली विद इन 5 डे शुरू करके 21 दिन तक ये खाइए हार्मोन कंटेनिंग टैबलेट पिल और फिर 7 डेज आयरन की टैबलेट्स।
और कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं जो नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, और सबसे फेमस एग्जांपल जो आपने याद रखना है सहेली। डॉक्टर नित्यानंद थे, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये स्लाइड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CDRI याद रखना है, कहाँ है? लखनऊ में है। डॉक्टर नित्यानंद आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बुक में नहीं है। 1971 में इन्होंने एक नया केमिकल सिंथेसाइज किया जो क्रोमन फैमिली का था, और उसे नाम दिया सेंट क्रोमन। एम्स में एक बार ये पूछा हुआ कि सहेली में क्या होता है? सेंट क्रोमन। सेंट कहाँ से उठाया? सेंट्रल से। और क्रोमन टाइप का ये केमिकल था, तो इसे बोल दिया सेंट क्रोमन। क्रोमन क्या होते हैं? बेंजोडाइहाइड्रोपाइरान्स होते हैं। विटामिन ई में भी क्रोमन्स होते हैं। ये वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक ही बार खानी होती है। ये ओवुलेशन को अफेक्ट नहीं करती सहेली, याद रखना। ये क्या करती है? इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। सहेली जो टैबलेट है इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगी। कैन बी टेकन इवन आफ्टर सेक्चुअल इंटरकोर्स। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगी ये। और जब ये ड्रग को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो फर्टिलिटी कैन बी रीगेन्ड। सो 2 बच्चों में गैप रखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो हमने याद रखना है 71 में ये बनाई थी इन्होंने, CDRI लखनऊ में। वंस अ वीक पिल जो ओवुलेशन को अफेक्ट नहीं करती, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी है। क्लियर है? 71 में बन गई थी, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल वगैरह होने के बाद सेंट क्रोमन वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990। और इसको बनाती हैं 2 कंपनियां इंडिया में, हिंदुस्तान लाइफ केयर और टोरेंट फार्मा। ब्रांड नेम सहेली, और लेटेस्ट अभी जो ये बन रही हैं छाया के नाम से ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ऑफिशियली पार्ट है सहेली। WHO ने टेक्निकल नाम इसका दिया और मिलॉक्सीफीन। ये भी एम्स में एक बार पूछा हुआ है। सहेली के अंदर कौन सा केमिकल है? सेंट क्रोमन तो इंडिया ने नाम दिया हुआ है, इसका वर्ल्ड ओवर ऑफिशियल सॉल्ट है, और मिलॉक्सीफीन। और वर्ल्ड में जो ये हिंदुस्तान लाइफ केयर और टोरेंट फार्मा बनाती हैं, और भी अब कंपनियां बनाती हैं, नोवेक्स DS और सेविस्टा के नाम से ये कमर्शियली मिलती हैं। सहेली और छाया तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। ये हैं, देख लीजिए, ये नोवेक्स है, ये इसका 60 लिखा हुआ है, और मिलॉक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड ये सेविस्टा के नाम से भी मिलती है, 60 mg, और मिलॉक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसमें। ये सहेली और ये छाया, ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री सप्लाई, नॉट फॉर सेल। यहीं साथ में मैं आपको एक इंजेक्शन के बारे में भी बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री सप्लाई होती है। उस इंजेक्शन का नाम है अंतरा। ये भी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके तहत इनको लगाया जाता है इंजेक्शन अंतरा, जो हार्मोन बेस्ड है, प्रोजेस्टेरॉन होता है इसमें भी। ये हैं डॉक्टर नित्यानंद। 2012 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है। मेल कंट्रासेप्टिव पिल अंडर क्लिनिकल इवैल्यूएशन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन कोई पूछ ले कभी तो इसमें जो ट्रायल चल रहा है यूज़ कर रहे हैं डाईमेथएंड्रोलोन अंडीकैनुएट, और वंस डेली पिल होगी ये सप्रेस करती है FSH और LH को, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होती और अल्टीमेटली स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये अभी तक क्लिनिकली अवेलेबल नहीं है। तो जो इंजेक्शन अंतरा की हम बात कर रहे थे, इनको बोलते हैं इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स या इम्प्लांट्स। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स।
ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं। इंजेक्शन लगा दो या इम्प्लांट कर दो स्किन के नीचे। मोड ऑफ एक्शन इनका भी सेम है जो पिल्स का है, लेकिन इफ़ेक्टिव पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। ये एक बार पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ द डिवाइस गिवन बिलो यूज्ड एज कैप्सूल्स सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर स्किन स्लोली रिलीज हार्मोन दैट ब्लॉक्स ओवुलेशन। अब वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा डायग्राम में क्या माचिस की तिलियाँ इन्होंने पकड़ी हुई हैं हाथ में, उन्हें याद ही नहीं आता। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तभी मैं कहता हूँ बार बार आपको कि एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखने ज़रूरी हैं। ये पेज नंबर 61 पे है 4.3। इम्प्लांट हैं ये सारे के सारे। कौन से इम्प्लांट? कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। ये देख लीजिए, ये स्किन के नीचे इस हिस्से में ये एक इंजेक्शन के थ्रू इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट का मतलब है अब ये परमानेंट यहाँ कई सालों तक रहेगा। करीब 3 साल इसकी लाइफ होती है एक इम्प्लांट की, और स्लोली हार्मोन रिलीज़ करता रहता है। एक हमें पता होना चाहिए इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की कम्बिनेशन और आईयूडीज़ कोइटस के विद इन 72 आवर्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि इनमें से कौन सा ट्रू है कि साहब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव 6 दिन तक यूज़ होते हैं, 7 दिन तक कर सकते हैं, 8 दिन तक कर सकते हैं, या 72 आवर्स तक कर सकते हैं। तो 72 आवर्स हमने याद रखना है। या तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कम्बिनेशन की टैबलेट इंजेक्शन लगवा लें या आईयूडी इंसर्ट करवा लें 72 आवर्स के अंदर, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव हमने सारे पढ़ लिए। लास्ट हमारे पास रह गया सर्जिकल। सर्जिकल मेथड्स को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं ये मेथड। इनको टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं। टर्मिनल मतलब बिल्कुल लास्ट एंड। प्रैक्टिकली ये मेथड इरिवर्सिबल हैं, इसीलिए इनको टर्मिनल मेथड बोलते हैं। इससे होता क्या है कि गैमीट की ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कंसेप्शन ना हो। मेल में इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं क्योंकि वास डेफरेंस को काट देते हैं। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, इसलिए बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में करते क्या हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रो ए स्मॉल इंसिजन ऑन दी स्क्रोटम पे छोटा सा दे करके इंसिजन, और वास डेफरेंस को के पोर्शन को या तो रिमूव कर देते हैं या काट करके उसको बांध देते हैं। ट्यूबेक्टमी में सेम चीज़ करते हैं फेलोपियन ट्यूब के साथ, और करते कैसे हैं? या तो वेजाइना के थ्रू भी करते हैं या एब्डोमेन में इंसिजन दे करके करते हैं। ये डायग्राम है पेज 61 के ऊपर, जिन्हें ध्यान से हमने देखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वास डेफरेंस को टाइड एंड कट, ये फेलोपियन ट्यूब को टाइड एंड कट, और ये इस पोर्शन में क्योंकि यहाँ इस्थमस है, नैरो है, यहाँ ये वाइड है। अब जो सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड का सिलेक्शन है और इसका यूज़ है शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसके लिए कई सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रासेप्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज आर प्रैक्टिस अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट काम करते हैं ये। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. Though the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. Possible ill effects बहुत ज़्यादा significant नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, breast cancer etc. should not be totally ignored. Irregular menstrual bleeding का मतलब है कि 28 दिन की बजाय 21 दिन में हो जाए, कभी 32 दिन में हो जाए,
वो इर्रेगुलर है, फिक्स नहीं होती। और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग क्या होती है? ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है यूट्राइन ब्लीडिंग अकरिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी 28-28 दिन पे मेंस्ट्रुएशन तो हो रही है, लेकिन कभी बीच में भी किसी दिनों में ब्लीडिंग हो जाती है थोड़ी बहुत। ये साइड इफ़ेक्ट होता है सम ओरल कंट्रासेप्टिव्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एबॉर्शंस और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। थैंक यू स्टूडेंट्स।